हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं कुणाल और ये है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। और आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज की। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। देखिए, पहला सा चैप्टर है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जो सबसे पहला सा पोर्शन है आपके पास, ये है इंट्रोडक्शन का, ठीक है। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में क्या दिया है ये हम आपको बताते हैं। पहले लाइन बाय लाइन इसका कोशिश करते हैं समझने का, फिर एक बार हम आपको समराइज कर देंगे। ऑल ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग अ स्पार्क और हियरिंग अ क्रैकल when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry weather. Have you ever tried to find any explanation for this phenomenon? Another common example of electric discharge is the lightning that we see in the sky during thunderstorms. We also experience a sensation of an electric shock either while opening the door of a car or holding the iron bar of a bus after sliding from our seat. अगर हम इतनी बातों को देखते हैं तो क्या है इसमें कि मतलब ना, जो स्पार्क होता है, ठीक है, स्पार्क देखना और क्रैकल का आवाज सुनाई देना। जैसे ना, सिंथेटिक क्लॉथ, जैसे मान लीजिए कि ठंडा का मौसम है और हम लोग यार अपना स्वेटर जैकेट या कोई भी चीज को जब उतारते रहते, एट दैट मोमेंट क्या होता है कि हमको थोड़ा सा क्रैकल का आवाज सुनाई देता है या आपको स्पार्क दिख जाता है, ठीक है। और ये खास करके कब, तो ड्राई वेदर में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन, मीन्स ये एक्चुअल में आखिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कौन से फेनोमेना के कारण हो रहा है, क्या इसको आप जानने का कभी कोशिश किए हैं? अगर हम और सारे एग्जाम्पल की बात करें तो लाइटनिंग का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि बिजली चमकता है आकाश में, ठीक है। कब? जब गर्जन होता है, थंडर स्टॉर्म्स होता है, एट दैट मोमेंट, ठीक है, उस समय की हम बात करें, ठीक। या मान लीजिए ना कि हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं, ठीक है, और वो कार से आए हैं और हम जाकर के कार का दरवाजा खोल के उनका सामान जब निकालते रहते, तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा, सेंसेशन होगा इलेक्ट्रिक शॉक का, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक आपको महसूस होगा, ठीक है, जब आप कार का दरवाजा खोल रहे हो। या अगर आप कहीं बस से ट्रेवल कर रहे हो तो बस में ना एक पकड़ के लटक, मतलब आप आगे पीछे ना चले जाएं, उसके लिए एक लटकने वाला, मतलब हाथ को पकड़ने वाला एक ये दिया रहता है, मीन्स उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक रस्सी टाइप का रहता है, उसमें प्लास्टिक का लगा रहता है, ठीक है। तो जब आप उसको पकड़े हुए हो, ठीक है, आयरन बार भी हम उसको बोलते हैं, तो उस समय भी आपको सेंसेशन का महसूस होगा, इलेक्ट्रिक शॉक का, ठीक है। तो इन सब के पीछे का जो रीजन है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन सब के पीछे का एक ही रीजन है कि डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू आवर बॉडी which were accumulated due to rubbing of insulating surface। जैसे मान लो यार कि ये वाला सरफेस है, ठीक है, और ये क्या चीज का सरफेस, हम मान लेते हैं कि प्लास्टिक का सरफेस है। क्या चीज का है? प्लास्टिक का सरफेस है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब आप अपने हाथ से इसको पकड़े हो तो आपके हाथ के कारण इसमें रबिंग हुआ है, और रबिंग होने के कारण क्या हुआ है, चार्ज का एक्युमुलेशन हो गया है, ठीक है। वो जो चार्ज का एकुमुलेशन हुआ है, वो चार्ज का डिस्चार्जिंग होते हैं हमारे शरीर के माध्यम से, और इसीलिए हमको इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होता है। मीन्स डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू आवर बॉडी विच वर अकुमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सर्फेसिस। तो अभी तक जो आप पढ़े हैं उसमें ये एक चीज को आपको अंडरलाइन करना है या अपने कॉपी के नोट्स में आपको लिखना है कि डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू आवर बॉडी विच वर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सर्फेसेस, ठीक है। मीन्स आपको जो इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, सेंसेशन का फीलिंग आ रहा है, आप स्पार्क देख रहे हो, ठीक है, या लाइटनिंग जो आप देखते हो थंडर स्टॉर्म्स के टाइम पे, उन सब के पीछे का केवल एक लॉजिक है विच इज ए डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यू माइट हैव ऑल्सो हर्ड डैट
दिस इज ड्यू टू जेनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब यार इसमें ना एक नाम आया है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मेरा आपसे क्वेश्चन है कि या आप ही से कोई पूछेगा कि भाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब होता है, तो ठीक है यार, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हम समझते हैं, बट स्टैटिक का मतलब अगर क्लियर हो जाए तो हम कुछ कुछ हम बता सके। ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। मतलब हम वैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, वैसे करंट की बात कर रहे हैं जो कि बेसिकली क्या है, रेस्ट में है। मीन्स रेस्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी है जिसके कारण हम बल्ब नहीं जला सकते, जिसके कारण हम पंखा नहीं चला सकते, बस उससे मुझे झटका महसूस होगा, डेट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यही चीज मतलब आपको ये बोल रहा है कि यू माइट हैव आल्सो हर्ड दैट दिस इज ड्यू टू जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, जो चार्ज इस प्लास्टिक के सरफेस पे जमा हो गया, तो जमा होने के कारण वही जो चार्ज है वो चार्ज रेस्ट में है, और उसी को हम क्या बोल दिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि उस चार्ज के कारण यार हमको करंट नहीं लगेगा, हम किसी बल्ब को नहीं जला सकते, मतलब ना एक कंस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बस हमको शौक महसूस होगा। ठीक, दिस इज द प्रीसियसली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड द नेक्स्ट चैप्टर। और यही वो टॉपिक है जिसके बारे में आपको इसमें इसके अगले चैप्टर में पढ़ना है। आगे स्टैटिक का मतलब क्या होता है? तो स्टैटिक का मतलब जो अभी हम आपको बताएं कि जो मूव ना कर सके, डेट डज नॉट मूव, या समय के अनुसार ना बदल सके। मतलब लेट अस सपोज कि आप ना मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक ईंट का टुकड़ा रख देते। ठीक है, ये एक ब्रिक है, और ये जो ब्रिक है ये कुछ समय के बाद आफ्टर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, समय बीतता जाए और ये ब्रिक ना यहीं के यहीं पे रहे, डेट इज कि ये चेंज नहीं कर रहे, मूव नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो ब्रिक है ये स्टैटिक है। तो स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? तो स्टैटिक का मतलब ये हुआ जो मूव ना करे या समय के अनुसार वो ना बदले, समय आगे बढ़ते जाए बट वो अपने जगह पे रहे। ठीक है, अच्छा, इसको भी आप क्या कीजिए, तो इसको भी आप अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, देखिए तो इस चीजों को कि स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विथ टाइम। ठीक है, अच्छा, अगला जो लाइन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप क्या पढ़ते हो? तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं, फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं, और पोटेंशियल के बारे में स्टडी करते हैं। और ये सारा का सारा जो एराइज हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? तो वो स्टैटिक चार्ज से हो रहा है, कोई मूविंग चार्ज के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो इस बात को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेज, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। ठीक है, इतना। मतलब अगर हम यहाँ से देखते हैं जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कंक्लूड करें तो बहुत ज्यादा चीज इस पोर्शन से आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, बट दो तीन कुछ पॉइंट है जिस पॉइंट को आपको बार बार पढ़ना है। जिसमें से कि सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपको जो भी शौक महसूस हो रहा है उन शौक के पीछे की वजह क्या है, विच इज डिस्चार्जिंग। ठीक है, दूसरा कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है, और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैट में आपको क्या पढ़ना है। बस इतना सा बात अभी तक हम इंट्रोडक्शन में बताए हैं आपको। ठीक है, चलिए, हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, ये जो सेकेंड पॉइंट है विच इज इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो यार सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो हम ना आपको इतना का मतलब समझाते हैं कि क्या है इतना का मतलब। तो यार क्या किया गया, मतलब थोड़ा सा ना इतिहास में चलते हैं, थोड़ा सा पुराने समय की बात करते हैं। और पुराने समय इन द सेंस ऐसा नहीं कि हम 2 4 5 साल पीछे चलते हैं, 2 4 100 साल, 500 साल, 1000 साल जब आप पीछे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या किया गया कि एक एम्बर। ठीक है, एम्बर, ठीक है, एम्बर को रब किया जाता है। ठीक है, एम्बर को रब किया जाता है किससे? ऊल से, मतलब ऊन से, या सिल्क क्लॉथ से। क्या चीज से? सिल्क क्लॉथ से। अब आप बोलोगे कि भैया ये एम्बर क्या होता है? तो यार एक टाइप का सब्सटेंस है, येलोइश ब्राउन कलर का इसका सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ना यार कि अभी के लिए हमारे पास जो ये राइटिंग पेन है
इसको हम एम्बर मान लेते हैं। बस इसका कलर कैसा है, ये एक सब्सटेंस है, एक मटेरियल है जिसका कलर येलोइश ब्राउन कलर का है, ठीक है। और इसको हम रब करते हैं किससे, तो यार इसको हम रब कर देते हैं ऊल से या सिल्क के क्लॉथ से, ठीक है। तो क्या होता है, छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट कर लेता है। और ये बात क्या हम बोले थे, आप बोले थे तो नहीं यार, एक साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम है थेल्स, ठीक है। उस साइंटिस्ट का नाम है थेल्स, जो कि ग्रीक ग्रीक देश के माइलेटस राज्य के वो रहने वाले थे, ठीक है। और ये परिकल्पना कब की है, तो 600 बीसी पहले की है। बट यार लकीली कि ये आपके एग्जाम में ये बात नहीं आएगा, इतिहास की बात है, बस पढ़ रहे लाइन बाय लाइन, तो हमको ये समझना जरूरी था। अच्छा ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी नाम है ये कहाँ से लिया गया है, तो यार ये भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो नाम है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। ग्रीक वर्ड में क्या है, तो ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एम्बर। यार ये वाला इलेक्ट्रॉन आपको नहीं समझना है, ELECTRON, ये इलेक्ट्रॉन का मतलब एम्बर नहीं होता है, बल्कि ELEKTRON आपको समझना है, ठीक है। इसका मतलब होता है एम्बर, ठीक है। तो ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है एम्बर, और यहीं से जो टर्म है वो लिया गया है इलेक्ट्रिसिटी का टर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, इस डायग्राम को हम आपको समझाते। पहले तो हम आपको ये बताते कि बहुत से पेयर ऑफ मटेरियल्स को जाना जाता है, जिनको कि रब करने के बाद वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, तो अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे एक होता है स्ट्रॉ, पिथबॉल्स या छोटे छोटे से पेपर। जैसे मान लीजिए ना, अगर हम इसको रब कर दिए, ठीक है, मीन्स एक पेंसिल को और एक पेन को हम रब करते हैं, राइटिंग पेन विच इज ऑन टैप, ठीक है। तो इसको रब करने के बाद अगर हम कोई लाइट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, स्ट्रॉ है, पिथबॉल्स है, बिट्स ऑफ पेपर, तो जैसे नाम यार आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट हम इसको एग्जाम्पल से समझाएं। तो अगर ना हम लोग जब स्कूल में अपना प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, तो उस प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे क्या होता है, थर्मोकॉल हम लोगों को जरूरत पड़ता। और यार जब थर्मोकोल को आप तोड़ेंगे तो छोटा छोटा सा आपको बॉल दिखेगा, जिसको हम लोग एस्ट्रो बोल दीजिए, पिथ बॉल बोल दीजिए, ठीक है, या बिट्स ऑफ पेपर। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रब करेंगे और उस छोटे छोटे से पेयर्स के नजदीक लेके जाएंगे, तो वो जो पेयर्स है वो अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन पे हम लोग चलते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि ना, दो ग्लास रड आप ले लीजिए, ठीक है। यार हम ना ग्लास रड ले लिए, एक ग्लास रड ये ले लिए और एक ग्लास रड ये ले लिए, ठीक है। अच्छा, और इस ग्लास रड को ऊल या सिल्क के क्लॉथ से रब करते हैं, किससे, ऊल के या सिल्क के क्लॉथ से, क्या चीज से, ऊल के या सिल्क के क्लॉथ से हम रब करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब हम इनको क्लोज लाते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते, मीन्स ये ग्लास रड को इस ऊल या सिल्क के क्लॉथ से रब किए, इस ग्लास रड को ऊल या सिल्क के क्लॉथ से रब किए। जब इन दोनों ग्लास रड को नजदीक लाए तो दोनों क्या शो करता है, तो यार रिपल्सन को शो करता है। क्या चीज को शो करता है, रिपल्सन को, या रिपेल करता है। ऐसे होता है ना, हम लोग क्या बोलते हैं कि जो सेम नेचर होता है ना, जैसे अगर हम इसका एग्जांपल और बॉय और गर्ल के संदर्भ में दे, तो जैसे दो लड़का है, तो दो लड़का के बीच में जो है कि अट्रैक्शन की संभावना कम है, रिपल्सन की संभावना मैक्सिमम है। वहीं पे अगर हम एक लड़का और एक लड़की को ले लेते हैं, तो रिपल्सन का संभावना बहुत ही कम है, बट अट्रैक्शन का संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है इस ग्लास रड और ऊल और सिल्क क्लॉथ के साथ, कि हम यार दो ग्लास रड लिए, दोनों ग्लास रड को ऊल और सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं। देन आफ्टर जब ग्लास रड को आपस में नजदीक लाते तो वो रिपल्सन को शो करता। डेट मीन्स कि दोनों का जो नेचर है, ग्लास रड जो चार्ज हुआ है आफ्टर रबिंग, उनके पास सेम नेचर का चार्ज है। हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव नेचर का चार्ज है ग्लास रड के पास अपने मन से। तो ऊल और सिल्क क्लॉथ के पास कैसा नेचर होगा, नेगेटिव नेचर होगा। जब आप इस ऊल या सिल्क क्लॉथ को नजदीक लाएंगे तो ये भी क्या करेगा, आपस में रिपेल करेगा। यही चीज आपको दिखाया गया है फिगर 1.1 ए में, कि यह है ग्लास रड
और सिल्क का थ्रेड है इसको रब किया गया और इसको रब किया गया, तो ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज और इस वाले पे भी पॉजिटिव चार्ज आया, तो ऑब्वियस सा बात है कि दोनों क्या करेगा, तो यार दोनों रिपल्सन करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, इतना सा बात अभी तक हम आपको बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, अब देखिए ये तो हो गया 1.1 फिगर का कहानी। आगे बढ़ते हैं। अब ना ऊल ले लीजिए, ऊल का दो टुकड़ा ले लीजिए, 2 strands ऑफ ऊल, या 2 पीस ले लीजिए सिल्क क्लॉथ का। ठीक है, विथ विच द रड्स वे रब्ड आल्सो रिपेल ईच अदर, जिसके बारे में हम आपको बता दिए। However, the glass rod and wool attracted each other. भैया मेरे ग्लास रड के पास पॉजिटिव है, ऊल के पास नेगेटिव है, तो स्वाभाविक सा बात है कि ये दोनों आपस में अट्रैक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो ग्लास रड एंड ऊल अट्रैक्टेड इच अदर। ठीक है, इसी तरीके से क्या किया गया कि यार प्लास्टिक रड को ले लिया गया, और प्लास्टिक रड को, और बिल्ली होती है ना, बिल्ली के छाल के साथ प्लास्टिक रड को रगड़ा गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब बिल्ली के छाल के साथ प्लास्टिक रड को रगड़ा गया, तो जो प्लास्टिक रड, दो प्लास्टिक रड था, दोनों को रगड़ दिए। तो आपस में जब हम इस प्लास्टिक रड को नजदीक लेके आए, तो यार यहाँ भी रिपल्सन होने लगा। ठीक है, क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। सिमिलरली कैट्स पर भी रिपेल कर दिया। ठीक है, लेकिन प्लास्टिक रड और कैट्स पर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वही बात यहाँ पे दिए हुआ है कि दो प्लास्टिक रड रब्ड विद कैट्स पर रिपेल इच अदर, विच इज ऑन फिगर 1.1b। प्लास्टिक रड और सिल्क थ्रेड यहाँ पे दे दिया है, जबकि एग्जाम्पल में दिया है कैट्स पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन दोनों के नेचर जो है नेगेटिव चार्ज का नेचर है। ठीक है, प्लास्टिक रड के ऊपर, इसी के बारे में आपको समझाया गया। उसके बाद क्या बोलता है कि प्लास्टिक रड अट्रैक्ट्स द ग्लास रड। जब प्लास्टिक रड और ग्लास रड को नजदीक लाया गया, तो ये दोनों अट्रैक्ट कर लिया। मीन्स अगर ग्लास का चार्जेज हम पॉजिटिव मानते हैं, तो प्लास्टिक रड का चार्जेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो यही बात बोल रहा है कि ऑन द अदर हैंड द प्लास्टिक रड अट्रैक्ट्स द ग्लास रड, विच इज फिगर 1.1c। देखिए ये क्या है, ये ग्लास रड है और ये क्या है, प्लास्टिक रड है। अब ये दोनों क्या किया यार, तो ये दोनों अट्रैक्शन को शो किया, क्या किया, अट्रैक्ट किया, है ना, अट्रैक्शन को शो करते हैं। ठीक है, ये चीज, और क्या है, एंड रिपेल द सिल्क और ऊल विद द ग्लास रड इज रब्ड। ठीक है, द ग्लास रड रिपेल्स द फर। ग्लास रड और कैट्स फर, भाई ग्लास रड के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, कैट्स फर के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो स्वाभाविक बात है कि दोनों रिपेल करेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये जो कहानी है ग्लास और ग्लास रड, कैट्स फर, सिल्क थ्रेड और उलन क्लॉथ, है ना, ऊल, इन इतना जो कहानी है, इस टाइप, ये बात है एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का मदद से जो कंक्लूजन आया हमको वो समझना है, तो उसी के बारे में बात करते हैं कि दिस seemingly simple facts were established from year of efforts and careful experiments and their analysis. It was concluded after many careful studies by different scientists that कि दो काइंड ऑफ एंट्री है, देयर वेर ओनली टू काइंड्स ऑफ एन एंट्री विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यार यहाँ पे एंट्री नहीं होगा, पहली बात, ये एंट्री में स्प्रिंट है, यहाँ पे एंटिटीज होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में भी यार कभी कभी हमें स्प्रिंट होता है, तो यहाँ पे एंटिटीज होगा, एंट्री नहीं होगा। तो दो टाइप के एंटिटीज हैं जिनको कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो ये वाला जो लाइन है, इनको आप अपने कॉपी में भी नोट करेंगे कि चार्ज किसको बोलते हैं। तो देयर वेर ओनली टू काइंड्स ऑफ एन एंटिटीज या एंटिटी, ठीक है, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। और वो दो काइंड के एंटिटीज क्या है, तो भैया मेरे ग्लास रड पे जो चार्जेज आया और कैट्स पर पे जो चार्जेज आया या प्लास्टिक रड पे जो चार्जेज आया, विच इज वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, इन्हीं दोनों को क्या किया गया, एंटिटी लिया गया। ठीक है, अच्छा, और आगे कि वी कैन से दैट बॉडी, जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक रड हो गया, सिल्क फर, फिथ बॉल, ये सारे के सारे क्या हुए, इलेक्ट्रीफाइड हुए। इलेक्ट्रीफाइड से नाम से आपको नहीं डरना, इलेक्ट्रीफाइड का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रीफाइड का क्या मतलब होता है, चार्ज। ठीक है, और ये जो चार्ज हुए हैं ये कैसे हो गए, ऐसा तो नहीं कि भगवान आके इनको चार्ज दे दिए, ये चार्ज हुए हैं भाई रबिंग के कारण। तो दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग, रबिंग करने के कारण ये चार्ज हुए हैं।
ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, ठीक है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? चार्जिंग, ठीक है। और उसके बाद एंड वी फाइंड इट लाइक चार्जेज रिपेल। अभी हम आपको लड़का गर्ल्स और बॉयज से हम समझाने का कोशिश किए थे कि जो लाइक चार्ज होते हैं ये लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज होता है ये अट्रैक्ट करता है। क्या है? लाइक चार्ज रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। इस बात को हम आपको ऐसे समझाते हैं कि लेट अस सपोज यार पॉजिटिव नेचर है और ये पॉजिटिव नेचर है, तो इन दोनों के बारे में अगर हम बोले तो ये कैसा नेचर है यार? तो ये जो नेचर है ये लाइक नेचर है। कैसा नेचर है? लाइक नेचर है। तो लाइक नेचर क्या करेगा यार? नफरत करेगा। लाइक नेचर क्या करेगा? तो लाइक नेचर है ये नफरत करेगा। क्या करेगा? नफरत, ठीक है। नफरत करने का क्या मतलब होता है? तो यार नफरत करने का मतलब होता है रिपल्सन, या हम इसको रिपेल बोल सकते, ठीक है। ये वाली बात क्या? अच्छा, आपका क्वेश्चन होगा कि भैया क्या ये प्लस प्लस के साथ होगा? नहीं भाई, माइनस माइनस भी लाइक नेचर है। तो इसके साथ, दोनों के साथ ये पर्सपेक्टिव लागू होता है कि नफरत करने वाला। अच्छा, तो मान लीजिए कि हम प्लस ले लेते और माइनस ले लेते। एक राम नाम का बच्चा है जो कि प्लस और माइनस चार्ज ले लिया, और एक श्याम नाम का बच्चा है, ठीक है। श्याम नाम का बच्चा जो कि माइनस को पहले और प्लस को बाद में ले लिया, और ये बोल रहे हैं कि यहाँ क्या होगा? राम आपसे पूछ रहा है और श्याम आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों जगहों पे क्या होगा। तो सबसे पहले आप राम और श्याम को बोलो कि इन चार्ज का नेचर बताए। तो चार्ज का नेचर तो यार अलग अलग है, मीन्स डिफरेंट नेचर है ना। डिफरेंट नेचर का चार्ज है, तो भाई जब डिफरेंट नेचर का चार्ज होगा, डिफरेंट नेचर का चार्ज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए तो ये भी तो डिफरेंट नेचर है, तो क्या होगा? डिफरेंट नेचर में क्या होते हैं? प्यार होता है। क्या होते हैं? प्यार होता है, ठीक है। मीन्स कि प्यार करेगा। प्यार करने का क्या मतलब हुआ? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। या क्या करेगा? या अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे बताना हम चाह रहे थे आपको कि लाइक चार्ज रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद यार एक नया सा नाम आपको सुनने को मिल रहा है कि पोलैरिटी का क्या मतलब होता है। अगर आप हमसे पूछें कि पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, तो यार पोलैरिटी का मतलब ऐसा एक पोलैरिटी एक प्रॉपर्टी है। पोलैरिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो दो काइंड ऑफ चार्ज को बताए कि ये प्लस है कि ये माइनस है। मीन्स की डिफरेंशिएट करे, डेट इज पोलैरिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। कि प्लस वाला चार्ज कौन है, माइनस वाला चार्ज कौन है, उसी को हम लोग पोलैरिटी बोलते हैं। मीन्स पोलैरिटी का क्या मतलब हुआ कि द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स द टू काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो इसको यार आप अपने कॉपी में भी नोट करेंगे, ये आपके काम की बात है कि पोलैरिटी का मतलब क्या होते हैं, ठीक है। पोलैरिटी ऑफ चार्ज, और ये भी कि लाइक चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है, नफरत करेगा, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा, विच इज प्यार करेगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, इतना तक का कहानी क्या है कि यार जब ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ा गया, तो जो रड था ना भाई, ग्लास रड, ये एक काइंड के चार्ज को एक्वायर किया, और जो सिल्क था वो दूसरे काइंड के चार्ज को एक्वायर किया। ध्यान से सुनिएगा। देखिए एनसीईआरटी है और हर एक बात इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यार हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि ग्लास रड, और हम बोलते हैं सिल्क क्लॉथ। दो बातें हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ। जब मेरे भाई हम इन दोनों को रब किए हैं, ग्लास रड को और सिल्क क्लॉथ को, तो क्या दोनों पे सेम नेचर का चार्ज आया? क्या दोनों पे सेम नेचर का चार्ज आया? तो आंसर है कि नहीं। अगर इस पे प्लस का चार्ज आया है तो इस पे माइनस का चार्ज आएगा, ठीक है। क्या आएगा? इस पे माइनस का चार्ज आएगा। यही बात हम आपको बता रहे कि अगर ग्लास रड को जब सिल्क के कपड़ा के साथ रगड़ा गया, तो जो ग्लास का रड है वो एक टाइप का चार्ज एक्वायर किया, और सिल्क उसके अपोजिट मीन्स सेकेंड काइंड का चार्ज एक्वायर किया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या ये वाला कहानी सिर्फ ग्लास रड और सिल्क के क्लॉथ के साथ होगा क्या?
तो यार नहीं, जितने भी बॉडी हैं, जो भी बॉडी ड्यू टू चार्जिंग या ड्यू टू रबिंग अगर चार्ज होते हैं, रगड़ने के बाद में अगर चार्ज होते हैं, तो जो दो पेयर हैं उन दोनों पेयर पे अपोजिट नेचर का इक्वल चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, उसी बात को एनसीईआरटी भी बताती है कि दिस इज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डेट आर रब्ड टू बी इलेक्ट्रिफाइड। मीन्स कि ये बात हर एक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए लागू है जो कि इलेक्ट्रिफाइड होती है, चार्ज होती है, रगड़ने के कारण, घसने के कारण। ठीक है, तो ये बात, तो ये भी लाइन काम का है, इंपॉर्टेंट लाइन हम इसको बोल सकते हैं, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा आप। और देखिए, अब मान लीजिए कि जो ग्लास रड चार्ज है उसको अगर आप सिल्क के नजदीक लाते हैं जिसके द्वारा यह रगड़ा गया था, तो क्या वो अट्रैक्ट करेगा? जैसे मेरे भाई, यह है ग्लास रड और यह है सिल्क का क्लॉथ, इन दोनों को जब हम नजदीक लाते हैं तो भाई दोनों चार्ज है, और एक पे पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव है। तो नफरत ना करके यहाँ पे प्यार का कहानी होगा, लेकिन क्या आजीवन अमर रहने तक प्यार होगा क्या यहाँ पे? तो यार नहीं, विद इन कुछ सेकेंड, मिली सेकेंड के लिए होता है, जब तक कि उन दोनों का इफेक्ट बराबर ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। मीन्स कि एक लंबे समय तक दोनों अट्रैक्शन को नहीं शो करेगा, एक बहुत ही फ्यू मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड तक शो करेगा। इस बात का क्या मतलब हुआ कि नाउ इफ द इलेक्ट्रिफाइड ग्लास रड इज ब्राउट इन कंटेक्ट विद सिल्क विद विच इट वाज रब्ड, दे नो लॉन्गर अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स वो बहुत लंबे समय तक अट्रैक्ट नहीं करेगा, थोड़े देर के लिए करेगा। अच्छा, तो क्या वो रिपेल करेगा? तो नहीं, रिपेल भी नहीं करेगा। दे ऑल्सो डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल अदर लाइट ऑब्जेक्ट एज दे डिड ऑन बीइंग इलेक्ट्रिफाइड। मीन्स कि रिपल्सन भी अगर हो, मीन्स सेम नेचर का, सेम दो बॉडी, सेम अगर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम उन दोनों को ले आते तो क्या बहुत देर तक रिपल्सन को शो करेगा? तो यार दोनों में से कोई भी काम बहुत देर तक नहीं होगा, सारा के सारा काम कुछ सेकेंड्स के लिए होगा, जब तक कि वो चार्ज लॉस्ट ना हो जाए। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे बता रहा कि दे नो लॉन्गर अट्रैक्ट इच अदर, दे ऑल्सो डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल अदर लाइट ऑब्जेक्ट्स एज दे डिड ऑन बीइंग इलेक्ट्रिफाइड। मींस चार्ज होने के बाद में। ठीक है, अच्छा, दस, जो चार्ज एक्वायर्ड हुआ है आफ्टर रबिंग, मतलब रब करने के कारण, घसने के कारण, जो चार्ज एक बॉडी पे आ गया है, दूसरे बॉडी पे आ गया है, ये क्या होता है? लोस्ट हो जाता है, गुम हो जाता, जीरो हो जाता, जब उन चार्ज बॉडी को हम क्या करते हैं? कंटेक्ट में ला देते, दोनों को टच करा देते, दोनों को चिपका देते। ठीक है, अच्छा, तो आपसे एनसीईआरटी फिर यहां से क्वेश्चन पूछ रहा कि व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशंस? जो अभी आप पढ़े हो, इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या क्या कंक्लूड किए? तो ये बता रहा है कि इट जस्ट टेल्स अस दैट कि अनलाइक चार्ज एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रलाइज और नलिफाई ईच अदर इफेक्ट। मीन्स कि जैसे ग्लास रड पॉजिटिव और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव, इन दोनों को जब आपस में हम नजदीक लेके आए तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया, मतलब न्यूट्रलाइज या नलीफाई मतलब जीरो कर दिया। ठीक है, और ये हुआ काफी कम समय के अंदर हो गया, इसीलिए बाद में ये क्या बोल सकते हैं? अट्रैक्शन या रिपल्सन को लॉन्गर टाइम तक शो नहीं करता। यही बात हम यहाँ से समझे। ठीक है, और चार्ज का जो नेमिंग पड़ा है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजा फ्रैंकलिन के हिसाब से पड़ा है। द चार्ज वेर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट, अमेरिका के एक साइंटिस्ट है बेंजा फ्रैंकलिन, उनके हिसाब किताब से ये पड़ा है। ठीक है, और फ्रॉम कन्वेंशन, सोचने के हिसाब से, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, जो ग्लास रड या कैट्स फर पे जो चार्ज आया, इसको क्या बोल दिया गया? पॉजिटिव चार्ज। और प्लास्टिक रड और सिल्क पे जो चार्ज आया, इसको क्या बोल दिया गया? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट अगर बोलता है, पॉज करता है, बताता है कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज हैं। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट पॉजेज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, मीन्स कि वो क्या है? इलेक्ट्रिफाइड है या चार्ज है। ठीक है, मीन्स कि अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को पॉज करते रखते हैं अपने पास, तो हम मतलब क्या बोल सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिफाइड है या चार्ज है। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास कोई भी चार्ज नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मीन्स जीरो चार्ज है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
ठीक है। और एक बात हम यहाँ पे ऐड कर देते कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का जो मतलब है वो बहुत अच्छा सा मतलब है कि अगर हमसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब है यार, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ऐसा नहीं कि उस पे ना ही इलेक्ट्रॉन है ना ही प्रोटॉन है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है -4e, तो प्लस के 4 प्रोटॉन है, माइनस प्लस इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। ठीक है, ये वाला चीज कहानी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि जो कोई बॉडी चार्ज हुआ है, उस बॉडी को हमको चेक करना है कि वो बॉडी कितना चार्ज हुआ है। यार हर चीज का एक मेजरमेंट यूनिट है ना। जैसे मान लो कि हम बाजार गए, तो हम बाजार जाने के बाद अगर हम जो सब्जी खरीद के लाए और हम सब्जी वाले को बोले कि भैया आप 1 kg सब्जी दे दो, ऐसा तो नहीं कि उसके मन में 4 5 7 सब्जी जो भी हम लिए उसको पॉलीथीन में डाल दिया, झोले में डाल दिया और बोला कि हो गया 1 kg। हर चीज का एक मेजरमेंट यूनिट है। तो भाई मेरे, जब हम चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं, स्टैटिक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो स्टैटिक चार्ज है उसको हम मेजर कैसे करेंगे, कुछ तो पैमाना होगा। तो एक बहुत ही साधारण सा एपरेटस है, ठीक है, किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं, और है तो कम अमाउंट में है कि ज्यादा अमाउंट में, उसको नापने का उसी डिवाइस को हम लोग बोलते हैं। जैसे वेगिंग मशीन होता है वेट को मेजर करने का, तो चार्ज को मेजर करने का जो डिवाइस है विशेष क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अच्छा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये आपको कहाँ दिखेगा, तो ये आपको दिखेगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये जो आप देख रहे हो यही है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है यार, ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसमें से यार सोना का लीफ है, इसको चुरा मत लेना, नाम है, ठीक है। सोने के जगह पे हम लोग एल्युमिनियम या कोई और चीज पतला सा फॉयल का यूज कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक कांच का बॉक्स बोल सकते हैं, इधर शीशा लगा, इधर शीशा लगा, इधर से शीशा, इधर से शीशा, एक डंडा सा लगा हुआ है। इस डंडा को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्दा होता है ना, अपने घर में जो कर्टेन रड होता है, पर्दा टांगने वाला रड, वही रड होता। तो वो रड ना कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा, मतलब ऐसा ऐसा गोल सा रहता है कि पर्दा बाहर ना निकल के आ जाए। ठीक है, तो ये एक साइड को हम गोल वाले को रहने देते हैं, और जो हमारा दूसरा साइड है ना, इसको हथौड़ी लेके क्या करते हैं, हम इसको चिपटा कर देते हैं, ऐसा चिपटा कर देते हैं। मीन्स कि इसको क्या कर दिए, फ्लैट कर दिए, फ्लैटन कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे हम ना एक गोल्ड का लंबा सा लेप लेकर के आए, इसको काट दिए इक्वल हाफ में, और इस फ्लैटन एंड में हम लगा दिए। ठीक है, तो ये जो गोल्ड का लेप है स्टार्टिंग में, ये कैसे आपको रहेगा, ऐसे एकदम चिपका हुआ रहेगा। ठीक, यहाँ पे एक रबर है जिसमें से मतलब इस रड को हम अंदर, रबर का क्या बोल सकते हैं आप, वाशर बोल लीजिए, वो डाला गया। अगर हमको किसी बॉडी पे चार्ज चेक करना है तो हम एक रड लेकर के आएंगे, मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है, और इस नॉब पे, मेटल का नॉब है, कर्टेन रड का एक एंड जिसको हम चपटा नहीं किया, उस पर टच कराएंगे, तो ये चार्ज इस रड के माध्यम से इधर जाएगा। ये मेटालिक रड है, तो ये प्लस प्लस का चार्ज इधर से ट्रांसफर हुआ। अब क्या होगा कि ये जो दोनों लिप है ये दोनों खुल सकता है ना, ओपन हो सकता, तो सेम नेचर का चार्ज दोनों पे चला जाएगा। मान लीजिए कि 2 4 पॉजिटिव इधर गया, 2 पॉजिटिव इधर चला गया, तो ये दोनों क्या करेगा, अलग हो जाएगा। और जितना ज्यादा अलग होगा, मीन्स ये लिप जितना खुलेगा, ठीक है, ये बताएगा कि उतना ज्यादा अमाउंट में वो बॉडी चार्ज है। मीन्स की डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस यहाँ पे चार्ज को बता रहा है, अमाउंट को, कि कम चार्ज है कि ज्यादा चार्ज है। यही है बेसिकली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसी के बारे में अभी इतना सा कथा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि एक साधारण सा एपरेटस है और हमको चार्ज को क्या करना है, डिटेक्ट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करेंगे। तो इसको भी आप अंडरलाइन कीजिएगा कि टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। कथा तो हम इसका आपको सुना दिए हैं। ठीक है, कैसे बना है हम आपको ये भी दिखा दिए, जो लिखा है उसको देख लीजिए कि एक वर्टिकल मेटल का रड है और वो एक बॉक्स में डाला गया है, 2 सोना का लीफ है, और वो बॉटम एंड से, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, बॉटम एंड में उसको लगाया गया, सेट किया गया। जब हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को उसको ऊपर वाले मेटल नॉब पे टच करते हैं, टॉप ऑफ द रड पे, तो चार्ज फ्लो करता है और लीफ जो है कि वो डाइवर्ज करता है, और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस जो है इंडिकेटर है अमाउंट ऑफ चार्ज का।
तो ये अमाउंट ऑफ चार्ज जो आपको पता चल रहा है, मीन्स ये वाला लाइन आप इसको अंडरलाइन कीजिए कि द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये बात। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है यार, तो आगे है आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, तो यार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि व्हाई मटेरियल बॉडीज एक्वायर चार्ज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि कोई मटेरियल बॉडी चार्ज को क्यों एक्वायर करता। तो सबसे पहला सा क्वेश्चन, यार मटेरियल बॉडी क्या होता है। तो हम यार जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज मटेरियल बॉडी। ग्लास रड, सिल्क क्लॉथ, इबोनाइट रड, कैट्स फर, दैट इज ऑल मटेरियल बॉडी। ठीक है, तो ये क्यों चार्ज को एक्वायर कर रहा है, क्या रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, उसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं यार कि अगर हम मटेरियल बॉडी, हम ये ग्लास रड को ले लेते, तो ये ग्लास रड क्या चीज से मिलकर बना है, मैटर कंस्टिट्यूएंट से, है ना। मैटर के बारे में हम लोग 9th 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जो मैटर है, मैटर भी किसी न किसी चीज से मिलकर बना है। तो यार मैटर क्या चीज से मिलकर बना है, तो मैटर मिलके बना है क्या चीज से, एटम से और मोलिक्यूल से। मैटर क्या चीज से मिलके बना है, मैटर बना है एटम या मोलिक्यूल से। ठीक है, अच्छा, मैटर क्या चीज से बना, एटम से या मोलिक्यूल से। अब हम अगर किसी भी चीजों को बात करते हैं, तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, तो कोई भी जो मटेरियल है वो यार इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हम अभी आपको जस्ट समझाए थे कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होना, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो कोई भी, ऑल्दो नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उनके पास चार्ज तो होता है, लेकिन उनका चार्ज एग्जैक्टली बैलेंस्ड होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और आगे देखिए, फोर्सेज डेट होल्ड द मोलिक्यूल्स टुगेदर। कुछ फोर्स के बारे में चर्चा किया है कि वो फोर्स जो कि मोलिक्यूल्स को एक साथ रखता है, वो फोर्स जो कि एटम्स को एक साथ रखता है सॉलिड में, एडहेसिव फोर्स ऑफ ग्लू, चिपकाने वाला फोर्स ग्लू का। अच्छा, और फोर्स एसोसिएटेड विद सरफेस टेंशन, ये सारा क्या सारा फोर्स का नेचर है, इलेक्ट्रिकल नेचर का फोर्स है। ठीक है, और ये कहां से एराइज होता है, तो ये चार्ज्ड पार्टिकल से एराइज होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या होता है यार, लॉन्ग रेंज का। ठीक है, परवेसिव मतलब होता है फैलने वाला, व्यापक। ठीक है, मीन्स लॉन्ग रेंज का फोर्स है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल परवेसिव एंड इट इनकम्पासेज ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फील्ड एसोसिएटेड विद आवर लाइफ। अगर यार हम अपने जिंदगी के किसी भी फील्ड की बात करते हैं, तो सारे जगह पे इलेक्ट्रिक फोर्स हमको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, और इसीलिए इस बात को पढ़ना भी थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ठीक, अच्छा, अब देखिए, अभी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है। अब क्वेश्चन का आंसर समझते कि मान लीजिए कि कोई न्यूट्रल बॉडी है जो कि मटेरियल बॉडी है। अभी हम क्या पढ़ रहे कि कोई मटेरियल बॉडी चार्ज को क्यों एक्वायर करता। तो मटेरियल बॉडी के बारे में हम क्या समझे कि मटेरियल बॉडी मतलब ग्लास रॉड, प्लास्टिक का रॉड। ठीक है, वो मैटर से मिलके बना है। अच्छा, मैटर कहां से आया, मैटर एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बना। और नॉर्मल कंडीशन में सारे के सारे चीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, इतना बात समझ आया। और मान लीजिए कि हमको न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, मेरा पेन है ये न्यूट्रल है, इसको हमको चार्ज करना है। तो भाई मेरे, चार्ज करने का केवल और केवल एक तरीका है, या तो हम इस पे इलेक्ट्रॉन दे दें या तो हम इसमें से इलेक्ट्रॉन ले लें। अगर हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को छीन लेंगे तो वो बॉडी हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर हम उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो बॉडी हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और देने वाला बॉडी हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हमको न्यूट्रल बॉडी को क्या करना है, चार्ज करना है। तो हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा या तो रिमूव करना होगा एक काइंड ऑफ चार्ज को। ठीक है, When we say that a body is charged, कोई बॉडी चार्ज होता है, इस बात का क्या मतलब होता है, या तो उसके पास अधिक अमाउंट में चार्ज है या तो उसके पास कम अमाउंट में चार्ज है, एक्सेस ऑफ चार्ज है या तो डेफिसिट ऑफ चार्ज है। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो लेस टाइटली बाउंड होता है एटम के अंदर, और यही वो इलेक्ट्रॉन है जो कि ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो कोई भी बॉडी जो चार्ज होता है पॉजिटिवली,
वो कैसे चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और कोई बॉडी चार्ज होता है नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन को गेन करके। यही बात हम आपको बताए हैं, ठीक है अभी तक। अब मान लीजिए कि हम ग्लास रड को सिल्क के साथ रगड़े होंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन रड का ट्रांसफर हो गया होगा सिल्क के क्लॉथ में। ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़े तो कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रड का ट्रांसफर हो गया सिल्क के क्लॉथ में, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है। और इसके कारण जब इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो इसके पास पॉजिटिव नेचर का चार्ज थोड़ा सा ज्यादा हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये हो गया नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर। तो रड क्या हो गया, पॉजिटिव, और सिल्क क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है। नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग। कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है। अच्छा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो ट्रांसफर हुआ है, क्या वो हजारों लाखों की संख्या में हो गया? तो नहीं मेरे भाई, वो बहुत ही कम फ्रैक्शन में हुआ है। वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल बॉडी। उस मटेरियल बॉडी का मींस ग्लास रड का, सिल्क क्लॉथ का, बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो ये कहानी मीन्स, अगर हम इतना इस क्वेश्चन को कंक्लूड करें कि कोई मटेरियल बॉडी क्यों चार्ज होता है, तो मटेरियल बॉडी पहले आया किधर से, बना किधर से, तो मैटर से। मैटर होता है एटम और मॉलिक्यूल का बना हुआ, और कोई मटेरियल बॉडी इनिशियल स्टेट में होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर हमको उसको चार्ज करना है तो हमको रब कराना है। रब कराने के कारण होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का या तो एडिशन होता है, या तो सब्सट्रैक्शन होता है, ट्रांसफरिंग होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी पे चला गया तो ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव हो गया। बस यही कहानी है कि मटेरियल बॉडी क्यों चार्ज को एक्वायर करता है, ड्यू टू ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कैसे को जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया वो पॉजिटिव, और जो लिया वो नेगेटिव। यही कहानी है, इतना सा में, ठीक है। चलिए, इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा विच इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। तो उसके बारे में हम फिर से डिस्कस करेंगे किसी अगले वीडियो में। अब इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।